गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राव और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर से मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस के सेट लेके आपके सामने हाजिर हूं ताकि मैं आपकी प्रैक्टिस करा सकूं और जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके। और वो परीक्षा चाहे कोई भी होगी जिसमें ये सारे सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि ये सिलेक्टिव क्वेश्चन ही हैं। चाहे कोई भी होगी सिलेक्टिव क्वेश्चन ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को तो बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। तो जल्दी से थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने सेशन पर आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी क्या है, क्योंकि अनअकैडमी क्या है या उसके बारे में ऐसा कोई पर्सन अब है नहीं बचा जो न जानता। तो अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सब परीक्षाओं की, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी सारी की प्रिपरेशन कराई जाती है। और इस प्रिपरेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो जुडिशियरी की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। और जुडिशियरी की प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। देश के सेलेक्टेड एजुकेटर आपको गाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, और जिससे आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ एजुकेटर जो हैं वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन हैं, एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। मैं बात करूं कि अनअकैडमी पर दो तरीके की क्लासेस होती हैं, एक प्लस क्लासेस और एक स्पेशल क्लासेस। प्लस क्लासेस का मतलब सब्सक्रिप्शन लेने वाली क्लासेस। बिना सब्सक्रिप्शन के उस क्लासेस का लाभ नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जो स्पेशल क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री की उपलब्ध होती हैं। सारे एजुकेटर की, मेरी बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएंगी। बस अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपकी एक्सेस वहां तक हो सकती है। बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं। और फ्री की टेस्ट सीरीज चलती रहती है वहां पर, रैपिड रिवीजन सीरीज चलती रहती है वहां पर, T20 मार्क्स टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। और ये सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो पाती है यहाँ पर। बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन के प्लान के बारे में, तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। कोई भी प्लान आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और कोई भी प्लान अगर आप लेते हैं तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा है। तो एक तो फीस ही बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरे इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है, तीसरे घर बैठे कंफर्ट जोन में आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और उतना ही नहीं, जो फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो उसमें भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा यदि आप इस कोड का प्रयोग करेंगे। तो राय लाइव कोड का अगर प्रयोग किया जाएगा तो फीस में 10% का और भी डिस्काउंट हो जाएगा। यानी अगर आपकी फीस 30,000 वाला प्लान आप चुनते हैं तो आपको सिर्फ 27,000 ही देना पड़ेगा यदि आपने इस कोड का प्रयोग किया तो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लासेस जो 6:30 PM से रहती हैं। और ये क्लासेस तो आप यूट्यूब की है तो बिल्कुल फ्री में ही हैं, आपको पता ही है। उसके अलावा बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल भी है एक हमारा, और इस पर हम उपलब्ध हो पाएंगे UA जुडिशियरी धर्मेंद्र। UA जुडिशियरी धर्मेंद्र के नाम से अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो ये चैनल आपको उपलब्ध हो पाएगा। नमस्ते सुलेखा, गुड इवनिंग। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं। उसकी आप प्रैक्टिस करिए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए। जल्दी से बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल पहुंच रही है। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूं।
चलिए फिर ठीक है, शुरुआत करते हैं आगे। चलिए, ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मिसमैच्ड। मिसमैच्ड, ध्यान ध्यान रखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है अंडर द सीपीसी। टेम्पोररी इंजंक्शन, ऑर्डर 39, राइट टू लॉस ए कैवियट, सेक्शन 148A, सूट बाय पॉपर, ऑर्डर 33, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट 102। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है, वो बताइए जल्दी। कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? गुड इवनिंग रंजना, जल्दी से जवाब दीजिए बेटा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है, बताइए। हिमालिका, गुड इवनिंग। तो इसका गलत ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट जो है वो 107 में है, 102 में नहीं है, तो ये है गलत ऑप्शन। बाकी टेम्पोररी इंजंक्शन भी सही है, कैवियट भी सही है और पॉपर सूट भी सही है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। ये है आपका अगला क्वेश्चन। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन, समाश्रित संविदा को किस धारा के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि सेक्शन 43, ऑप्शन बी है सेक्शन 46, ऑप्शन सी है सेक्शन 37 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, बताइए जल्दी। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की ओपिनियन अगर ऐसी आ रही है तो ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन नंबर 31 में डिफाइन किया गया है और जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है। द रूल ऑफ रेस सब जूटिस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी क्या है? ऑप्शन नंबर सीज द ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट, स्टेज द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, स्टेज द ट्रायल ऑफ प्रीवियस सूट, prevent simultaneously hearing of previous and subsequent suit under all circumstances, stay the institution of the subsequent suit। इसमें से क्या सही ऑप्शन लग रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? मैं बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ से जो भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं हिंदी में कराऊंगा। हिंदी के सारे क्वेश्चन होंगे क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन बच्चों को मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसका सही जवाब दीजिए आप। हाँ सुलेखा, आपका जवाब ये है, रंजना का जवाब ये है, हिमालिका भी सेम क्वेश्चन का जवाब दे रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, स्टे करता है किस चीज को? ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट को स्टे करता है, बिल्कुल सेक्शन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि द एप्लीकेशन इज प्लेस्ड बिफोर द फॉलोइंग कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। द एप्लीकेशन इज प्लेस्ड बिफोर द फॉलोइंग कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए एप्लीकेशन किस कोर्ट के समक्ष लगाया जाएगा? इसका सही ऑप्शन बताएं। जिला न्यायालय में, कि बिफोर द कोर्ट विच हैज पास डिक्री, या उस कोर्ट के सामने जिसने डिक्री को पास किया है, या बिफोर द कोर्ट वेयर द डिफेंडेंट इज रिजाइडिंग,
टेम्पोरली अंडर लोकल जुरिस्डिक्शन, यानी जहां डिफेंडेंट रेजाइड करता है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। ऑप्शन डी है कि बिफोर द कोर्ट वेयर द एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अंडर द लोकल जुरिस्डिक्शन। इसमें आप क्या लगा रहे हैं? इसमें ठीक है ना, बिफोर दैट कोर्ट विच हैज पास डिक्री, तो वो इस कोर्ट के सामने ही एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाया जाएगा। हालांकि जब आप पढ़ेंगे ना, सेक्शन 38 पढ़ेंगे तो सेक्शन 38 में बताया गया है कि कौन सा कोर्ट उसका एग्जीक्यूशन किसी डिक्री का करेगा। तो उसमें बताया गया है कि जिसने डिक्री पास की उस कोर्ट के पास, या जिसके पास ट्रांसफर कर दिया गया है डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए, वो कोर्ट करेगा। तो यहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके आधार पर हम लोग इसको करेक्ट माने। तो यही ऑप्शन नंबर बी मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। ठीक है, जिसने डिग्री पास किया। ये है आपका अगला क्वेश्चन। इन ए सूट which relates to a railway, the authority to be named as plaintiff or defendant shall be, मतलब रेलवे से संबंधित अगर कोई वाद है तो कौन सी अथॉरिटी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के रूप में नामित की जाएगी? द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे, द सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द यूनियन ऑफ द इंडिया। क्या होगा इसमें? बिल्कुल सही कंचन, रंजना, सुलेखा, बिल्कुल सही है। ये जनरल मैनेजर है। और ये बात कहां बताई गई है? तो ये बताया गया है सेक्शन 80 में सीपीसी की। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ ए जजमेंट बाय ए कोर्ट अंडर देन द सुप्रीम कोर्ट इज, रिव्यू ऑफ ए जजमेंट बाय ए कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कौन से कोर्ट में, किस अन्य कोर्ट में इसका आंसर हो जाएगा, जस्ट मिनट, थर्टी डेज। ठीक है, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंटेन्स, सीपीसी के सेक्शन 11 में कितने एक्सप्लेनेशंस हैं? 5, 6, 7 और 8। इसका आंसर दीजिए। कितने एक्सप्लेनेशन हैं सेक्शन 8 में और सेक्शन 11 में? बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है, और ये हैं 8 एक्सप्लेनेशन। ठीक, और सारे एक्सप्लेनेशन में क्या क्या है बच्चों, ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आसान क्वेश्चन की उम्मीद आप कम करिए, इतना आसान क्वेश्चन होने की उम्मीद आप कम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द, देखिए डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233 में प्रोविजन है। डिस्ट्रिक्ट जज किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये बताना है आपको। डिस्ट्रिक्ट जज किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये बताना है आपको।
सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी द हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी केस। हाई कोर्ट कौन सी धारा के अंतर्गत किसी केस को ट्रांसफर कर सकती है सीपीसी के? इसमें ऑप्शन है सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 24 और सेक्शन नंबर 15। इसका ही सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन बताइए। बिल्कुल ठीक, ये सही ऑप्शन आपका सही है। सेक्शन नंबर 24 बताता है हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी पावर बताता है ट्रांसफर करने की, विड्रॉ करने की। ठीक है, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं दिख रहा? अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, अच्छा आप अगला दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, कि which section of transfer of property act provides the provision relating to appointment of receiver। रिसीवर के अपॉइंटमेंट के संबंध में प्रोविजंस टीपीए में किस सेक्शन के अंतर्गत है? इसका सही ऑप्शन बताइए आप। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी है ये टीपीए का 69A, जिसमें रिसीवर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये, ए कोर्ट टू विच डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन कैन नॉट वाइल एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूशन के संबंध में क्या नहीं कर सकता? वो क्या नहीं कर सकता? इसका ऑप्शन बताइए, बताइए जल्दी। ठीक है, ये है ऑप्शन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टांस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस embodied in section 52 transfer of property act invalidate the transfer of immovable property during pendency of the suit। It only enact that the purchaser pendente lite suit is bound by the result of the litigation। It bar the transfer of property during the pendency of suit। It protect the right of collusive transferring। क्या इसका सही ऑप्शन? अगर किसी सूट के पेंडिंग रहते
किसी सूट को पेंडिंग रहते अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। सेक्शन 52 में है लिस पेंडेंस का रूल। चलिए, इसका सही ऑप्शन है इट ओनली इनेक्ट्स दैट द परचेजर पेंडेंट लाइट सूट इज बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन, यानी जो रिजल्ट आएगा उससे पार्टी बाउंड होगी। नेक्स्ट, limitation to obtain a declaration of title of immovable property. Limitation to obtain a declaration of title of immovable property. ठीक, इसका बताइए। Two years when the right to sue first occurs. 3 years when the right to sue first occurs. 1 year कि 12 ईयर। क्या है? लिमिटेशन टू ऑब्टेन डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिक्लेरेशन के लिए तो ये है, इसके लिए लिमिटेशन 3 इयर्स। ऑप्शन नंबर 3 बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। कैन फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी वेव्ड बाय ए पर्सन? कैन फंडामेंटल राइट किसी पर्सन द्वारा वेव किया जा सकता है, त्यागा जा सकता है? यस, बाय इवन पर्सन, एवरी पर्सन। यस, बट ओनली बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन। ओनली राइट कन्फरिंग ए बेनिफिट ऑन द इंडिविजुअल कैन बी वेव्ड। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए बताइए। इसका सही ऑप्शन है फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड। ठीक है ना? बशेश्वर नाथ की केस होगी, इस पर आप लोगों ने पढ़ी होगी, बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। इनकम टैक्स कमिश्नर ये लीडिंग केस है। और एक बेहराम खुर्शीद की केस होगी इसमें, बेहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये दोनों केसेस इसकी लीडिंग केस है। ये केस प्री में पूछी जा सकती है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। बेहराम खुर्शीद की और बशेश्वर नाथ की केस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट ऑफ रिडम्पशन कैन बी एक्सरसाइज्ड, यानी मोचन के अधिकार का प्रयोग कौन कर सकता है? मोचन के अधिकार का प्रयोग कौन कर सकता है? ओनली बाय पेइंग द मॉर्गेज मनी टू द मॉर्गेजी। कौन नहीं, कैसे किया जा सकता है? ओनली बाय पेइंग द मॉर्गेज मनी टू द मॉर्गेजी, ओनली बाय डिपॉजिटिंग द मॉर्गेज मनी इन द कोर्ट, ओनली बाय रेगुलर सूट फॉर रिडम्पशन। इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, स्मिता डी, रंजना डी, सुलेखा डी, हाँ बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये जो है मॉर्गेज मनी को उस पर्सन को देख के, कोर्ट में डिपॉजिट करके या रेगुलर सूट फाइल करके, इन तीनों तरीकों से रिडम्पशन के राइट को प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये, ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 6 कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट। समझ रहे हैं ना, ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? ये हो गया एसआरए। तो कह रहा है कि ये सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 6 कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, कंपनी, फर्म। किसके अगेंस्ट नहीं फाइल किया जा सकता? अरे वाह, बहुत बढ़िया।
गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। ये हो गया। इसके दो एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता और दूसरा है कि 6 मंथ के बीत जाने के बाद भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता। किस पर्पस के लिए? रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए। कौन से सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 6 के अंतर्गत। और यही रिकवरी ऑफ पोजीशन सेक्शन 5 होगा तब ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। टाइटल के बेसिस पर 5 के अंतर्गत सूट फाइल होता है और उसके लिए लिमिटेशन होती है 12 ईयर्स। ठीक है, और इसके लिए होती है 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडेटरी इंजंक्शन इज ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एसआरए के अंतर्गत मैंडेटरी इंजंक्शन जारी किया जाता है किस सेक्शन के अंतर्गत? कौन सा सेक्शन है मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए? आदेशात्मक व्यादेश, बताइए जल्दी। नहीं बच्चों, यही होता है गलती, गलती हो जाती है ना। मैंडेटरी इंजंक्शन कहां है? यहां पे होगा, ठीक है ना। परपेचुअल इंजंक्शन यहां जारी होता है। परपेचुअल इंजंक्शन यहां जारी होता है, ठीक है। हाँ, टेम्पोररी इंजंक्शन, टेम्पोररी इंजंक्शन जो होता है वो सीपीसी के ऑर्डर नंबर 39 के अंतर्गत होता है। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करिए बच्चों, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को एकदम दिमाग में रहता है मैंडेटरी पूछ रहा है लेकिन आपके दिमाग में परपेचुअल चल रहा है, तो परपेचुअल या परमानेंट इंजंक्शन 38 है। 39 में जो है वो मैंडेटरी इंजंक्शन है। हाँ, सेक्शन 37 जो है बेटा ना, 37 जो है परपेचुअल इंजंक्शन और टेम्पोररी इंजंक्शन क्या होगा उसके लिए बताता है कि वो होगा क्या, इशू कब होगा, ग्रांट कब किया जाएगा, उसके बारे में 38, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन। टार्ट ऑफ डिफेमेशन कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए। बताइए कि मानहानि का अपकृत किसके विरुद्ध हो सकता है? केवल जीवित व्यक्ति के विरुद्ध, मरे हुए व्यक्ति के विरुद्ध, ए और बी दोनों सही है, आइदर ए और बी सही है, बताइए। अगर मैं कहूं कि आप सब लोग गलत बता रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। हाँ, डिफेमेशन जो है ना बेटा, डिफेमेशन टार्ट में भी आप पढ़ते होंगे और डिफेमेशन आईपीसी में भी आप पढ़ते हैं। तो क्रिमिनल मामलों में डिफेमेशन जो है वो जीवित और मरे हुए दोनों प्रकार के व्यक्तियों का हो सकता है, लेकिन सिविल लाइबिलिटी डिफेमेशन की केवल लिविंग पर्सन के संबंध में बनती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सेक्शन नंबर 499 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पढ़े होंगे और उसमें लिखा है कि मरे हुए व्यक्ति की भी डिफेमेशन हो सकती है, टार्ट की में नहीं होती, जिंदा व्यक्ति की होती है, ठीक है। आगे बढ़िए। द इंडियन लॉ ए वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज। भारत में वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी पद्यम का करार या संविदा जो होती है, बाजी की संविदा जो है, वो ट्रीटेड एड वाइडेबल, कि ट्रीटेड एज वायड, कि ट्रीटेड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कि ट्रीटेड एज वैलिड। क्या स्थिति है इसमें? वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्थिति है यहां पर? तो वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति यह है कि एक्चुअल में यह कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है,
ये एग्रीमेंट ही वायड हो जाता है ना, तो ट्रीटेड एज वायड। चलिए ये बहुत आसान है। कौन से सेक्शन में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? सेक्शन नंबर 30 में। इसकी लीडिंग केस क्या है? घेरूलाल पारेख, घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, ठीक है। और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया obligates the state to organize village पंचायत। ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बच्चों से पूछा जाता है। अब आप लोगों का तो आंसर बहुत ज्यादा सही होना चाहिए, सारे लोगों के आंसर सही होने चाहिए इसमें। तो इसमें मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समय देता ही नहीं हूं। हाँ, आर्टिकल नंबर 41 जो आपके दिमाग में चल रहा है वही सही है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट, विच कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल? कौन सा इसमें से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका विनिर्दिष्टतः अनुपालन किया जा सकता है? कॉन्ट्रैक्ट्स बाय बी टू डिलीवर ए लेक्चर ऑफ लॉ एट जबलपुर यूनिवर्सिटी, contract of marriage, contract by B with a supply of goods as of when A requires, none of the above। इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है? ये बताइए आप। चलिए ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी के उसमें जो दो ऑप्शन है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराने लायक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इसमें से। नो, फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग ए पीनल लॉ। क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल civil right and not for enforcing penal law, for enforcing penal law and not for enforcing civil right, only for enforcement of penal law, for enforcing civil rights and penal law। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही लग रहा है आपको? पिछले क्वेश्चन में आंसर आर्टिकल 40। उसमें क्या मैंने बता दिया था? अच्छा इसको कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सारे लोग बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये सिर्फ सेक्शन नंबर 4 में संभवतः बात बताई गई थी कि ये जो है सिविल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए है, पीनल लॉ में ये लागू नहीं होता है। अच्छा एक मिनट, मुझे लगता है कि गलती हो गई क्या मुझसे। ओह सॉरी, यहाँ पर बच्चों सॉरी, यहाँ पे मैंने 41 बता दिया था, गलत है। ये आर्टिकल 40 है ना, आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों के बारे में। 41 में तो दूसरी चीजें, काम का अधिकार वगैरह जो है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चालीस ही बताए थे, तो 40 हमको लग रहा था कि बोले होंगे, हो सकता है बोले हम कुछ हों और लगा कुछ दिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन मान के कुछ दूसरी बात दिमाग में चल रही है। चलिए, a declaration made under the specific relief act is binding on, a declaration is made specific relief act is binding on the parties to the suit
पर्सन क्लेमिंग थ्रू ए, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले तो डिक्लेरेशन से संबंधित सेक्शन नंबर 34 है, सेक्शन 35 है, तो इफेक्ट की जो बात करता है वो 35 बात करता है, और ये कहता है पार्टी पर होगा। और दूसरी बात ये कहता है कि ये अगर कोई पर्सन किसी पार्टी के लिए ट्रस्टी है, तो अगर ये पर्सन पार्टी है, तो जिसके लिए वो ट्रस्टी है वो पर्सन भी इससे बाउंड होगा। बात समझ में आई? पार्टी पर तो बाउंड होगा ही, अगर ट्रस्टी के बिहाफ पर कोई सूट किया गया है तो जिसके लिए वो ट्रस्टी है उसके लिए भी वो डिक्लेरेशन बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये है आपका अगला क्वेश्चन। According to section 10 of the Indian Contract Act, which of the following is not essentials to convert an agreement into a contract? सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यही बताता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कह रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर टू कन्वर्ट एन एग्रीमेंट टू इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या एसेंशियल नहीं है? फ्री कंसेंट, competence to contract, lawful consideration with lawful object, certainty of terms of the agreement. नवनीत, अस्मिता, रंजना, हिमालिका, आप लोगों के चलिए ये बिल्कुल सही है, इसकी जरूरत नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सारे जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये है कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिवीजन पिटीशन टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज। सेक्शन 115 के अंतर्गत रिवीजन की पिटीशन कितने दिनों के भीतर फाइल की जानी चाहिए? इसका सही आंसर बताइए। एक मिनट, इसका सही आंसर 90 डेज ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर। किसके लिए है ये? हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूबी जस इबी रेमेडियम मीन्स वेयर देयर इज राइट देयर इज नो रेमेडी, वेयर देयर इज नो रेमेडी विदाउट ए रॉन्ग, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट ए रेमेडी, देयर इज नो राइट विदाउट ए रेमेडी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसका सही स्टेटमेंट क्या है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, माने कोई ऐसी गलती नहीं है जिसके लिए उपचार की व्यवस्था ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। Entry 97 of the Union List of the
कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, एंट्री 97 क्या डील करता है? एंट्री 97 क्या डील करता है? एग्रीकल्चर के बारे में, कि एजुकेशन के बारे में? ये रिजर्व पावर के बारे में बात करता है। ये ऑप्शन नंबर डी सुरक्षित शक्तियों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन, धारा 15 जो सीपीसी का है उसके अनुसार क्या है कि प्रत्येक सूट कहां संस्थित किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, द कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड, द कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? प्रत्येक सूट कहां संस्थित किया जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ये है द कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड, मतलब उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम हो। नेक्स्ट, द प्रोविजन विथ रिगार्ड टू रेस जुडिकाटा आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? ये हो जाएगा निश्चित रूप से रेस जुडिकाटा का रूल सीपीसी के सेक्शन 11 में बताया गया, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है आप लोगों के हिसाब से। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर, इसमें से कौन सा सूट ऐसा है जो सिविल नेचर का नहीं है? सूट रिलेटिंग टू राइट टू वर्शिप, सूट इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट, सूट फॉर रेंट, सूट फॉर राइट ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस। अब प्योरली लग गया तब तो आप समझ ही रहे हैं, प्योरली लग गया जो शुद्ध रूप से रिलीजियस मैटर है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि सूट ऑफ सिविल नेचर में जो प्योरली रिलीजियस मैटर होते हैं, चाहे प्योरली कास्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होते। तो जब यहां प्योरली हो गया, हाँ ध्यान रखिएगा, अगर मेन क्वेश्चन रिलीजियस नहीं है लेकिन उसमें उसके पीछे रिलीजियस मैटर है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा। मेन क्वेश्चन कास्ट बेस्ड नहीं है लेकिन सेकेंडरी क्वेश्चन कास्ट है तो वो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये देखा जाता है कि प्योरली क्वेश्चन कैसा है, यानी मेन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कैसा है, रिलीजियस है, कास्ट बेस्ड है, तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन यहीं पे हम लोगों का आज खत्म होता है। एक मिनट, और फिर उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो बाकी की चीजों की चर्चा करेंगे। एक मिनट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बाकी के अच्छे क्वेश्चन खोज के लाएंगे हम और फिर आप लोगों की प्रैक्टिस कराएंगे। कल भी क्लास है मेरी, अगर विशेष कारणों से अगर सस्पेंड नहीं करना पड़ा तो कल की भी क्लास रहेगी, तो कल भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज की क्लास को सस्पेंड करने की इजाजत है आप लोगों की। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। अब आप लोग इस बात को थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया करिए कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन सही हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन सारे नहीं होंगे, क्योंकि हर परीक्षा में 10% क्वेश्चन कम से कम ऐसे होते हैं जिसका जवाब सिर्फ पेपर बनाने वाले के पास होता है। तो वहां पे आप 10 तो माइनस ऑलरेडी कर ही लीजिए, 10% तो वहां आप माइनस कर ही लीजिए, ठीक है? अच्छा बेटा, मैं कोशिश करता हूं, ठीक है हिमालिका?
तो मैं बात बता रहा हूं, उसको समझिएगा कि यहां पे क्वेश्चन सिर्फ वही है जिस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, जिसका आंसर आपको याद न हो या हो, आप उसका आंसर सर्च कर सकते हैं। लेकिन 10 से 12% क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जिसका आंसर सिर्फ क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के पास होता है। तो उतना तो आप माइनस करके ही चलिए, और इसमें भी अगर आपके 20% गलत हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रिपरेशन थोड़ी और जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, तो इसको इसमें आपको 90% क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे सही। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।